इसलिए उसने पूरी बाजी लगाने का फैसला किया। तभी भीड़ से एक आवाज आई, वो वाइन बटरफ्लाई लौट आई। सभी की नजरें ऊपर उठ गई। वही तितली वापस आ गई थी। वो धीरे धीरे उड़ते हुए आई और आकर एंड्रयू की वाइन के ग्लास पर बैठ गई। एंड्रयू हंसते हुए बोला, देखा, कहा था ना, ये मेरी वाइन की ही दीवानी है। उसने वेद की तरफ देखते हुए तंज कसा, कम से कम शेन्नोंग में तो मुकाबले की हिम्मत है, भले ही इसकी वाइन बेकार है। और तुम आरके इंडस्ट्रीज वाले, तुमने अब तक अपनी मेडिसिनल वाइन निकाली ही नहीं, क्यों, पहले ही हार मान ली क्या? तभी सबकी नजरें अचानक तितली पर टिक गई। वो तितली जो अभी तक वाइन के ग्लास पर बैठी थी, अब हवा में फड़फड़ाने लगी और उस शेन्नोंग वाले के ग्लास पर जाकर बैठ गई। एंड्रयू की आंखें फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? शेन्नोंग वाला आदमी गर्व से बोला, क्यों, तुमने ही कहा था कि वाइन बटरफ्लाई सिर्फ बेहतरीन वाइन को पहचानती है। अब तो समझ गए होगे कि किसकी वाइन असली है और किसकी बेकार। उसने ग्लास ऊपर उठाया जिस पर तितली ऐसे बैठी थी मानो कोई ट्रॉफी जीत ली हो। फिर वो वेद की तरफ मुड़कर बोला, चाहे तुम कुछ भी कहो, रिजल्ट सामने है। इस बार का चैंपियन शेन्नोंग वाइन ही है। तुम्हारी मेडिसिनल वाइन तो बस उन केमिस्ट्स को बेवकूफ बना सकती है, असली वाइन लवर को नहीं। वेद ने हल्की सी मुस्कान के साथ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। उसने बस अपनी बोतल उठाई, उसे ऊपर से लगभग 1 मीटर ऊंचाई से डालना शुरू किया। सुनहरी रंग की वाइन पतली धार बनकर नीचे रखे ग्लास में जा गिरी और हैरत की बात यह थी कि एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। भीड़ सांस रोककर यह नजारा देख रही थी। तभी वही तितली जिसने अभी तक शेन्नोंग वाले के ग्लास को पकड़ रखा था, अचानक उड़ गई और सीधा वेद के ग्लास के पास आकर बैठ गई। एंड्रयू ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। वो बड़बड़ाया, ये तो बस नई वाइन देखकर जिज्ञासा से आई है, इसमें क्या खास बात है, अभी उड़कर चली जाएगी। वेद मुस्कुराते हुए बोला, टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों में पेशेंस ही नहीं है। तभी सभी ने ऊपर देखा और सब दंग रह गए। बाहर से दर्जनों तितलियां झुंड में उड़ती हुई आई और सीधा वेद के पास रखी मेडिसिनल वाइन की बोतलों और गिलासों पर मंडराने लगी। ये देखकर सबको समझ आ गया कि किसकी वाइन बेस्ट है। लोग वेद के लिए तालियां बजाने लगे और एंड्रयू और शेन्नोंग वाला शर्म से सिर झुकाए चुपचाप अपने ग्लास उठाकर वहां से खिसक गए। आखिर उन्हें और बेइज्जती करवाने का शौक नहीं था। बस थोड़ी ही देर में फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ और इस इवेंट का चैंपियन बनी आरके मेडिसिनल वाइन। शाम तक तो कई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आरके इंडस्ट्रीज के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पहुंच गई। इस धमाकेदार जीत के बाद वेद और उनके तीनों साथी आखिरकार अपने कमरों में लौट आए। पिछली रात किसी ने ठीक से नींद नहीं ली थी। मानव और दोनों लड़कियां बाया पुलिस स्टेशन में थी और वेद पूरी रात उनकी फिक्र करता रहा। अपने अपने कमरे में आते ही सब चेंज करके सो गए। वेद ने भी कियारा को कॉल करके गुड न्यूज दी और फिर लेट गया। करीबन 4 घंटे बाद जब नींद पूरी हो गई तो सबके चेहरे ताजा लग रहे थे। वेद ने कपड़े बदले और बाकी साथियों को डिनर पर चलने के लिए नीचे बुलाया। माही ने तुरंत कहा, रेस्टोरेंट नहीं, चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे। वेद ने मुस्कुराकर हामी भर दी। चलो, आए हैं तो थोड़े मजे भी कर लेते हैं। चारों होटल से निकले और पैदल ही निकल पड़े। पास ही गीना शॉपिंग सेंटर था, शहर का सबसे बड़ा मॉल जो 12 मंजिल ऊंचा था। असल प्लान तो ये था कि पहले थोड़ा घूमेंगे और फिर खाना खाएंगे, लेकिन वेद ने कहा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें एक रेस्टोरेंट मिला। सबने वहां की सबसे मशहूर डिश ऑर्डर की, लेकिन तभी दरवाजे से 2 लोग अंदर आए। वेद और बाकी तीनों को देखते ही वो रुक गए और ठंडी हंसी के साथ बोले, अरे वाह, ये तो हमारे चैंपियन साहब हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद भी छोटे से ढाबे में खाना खा रहे हो, तुम्हें इवेंट का ड्रीम पास नहीं मिला। ये वही नौजवान मृदुल और उसका साथी विनय था जो इवेंट में जानबूझकर ताने कस रहे थे। तभी सीमा ने अपना बैग उठाया और उनके सामने जाकर अपने बैग से इनवाइट निकालकर उनकी टेबल पर पटक दिया। ये रहा तुम्हारा ड्रीम पास, जिस कॉकटेल पार्टी का इतना ढिंढोरा पीट रहे थे ना, उसका असली इनविटेशन हमारे पास ये है। लेकिन हमें जाना ही नहीं है। अब चाहो तो अपने खानदान को फ्री का खाना खिलाने ले जाना। उसी वक्त रेस्टोरेंट का दरवाजा फिर खुला और एक गैंग अंदर घुसने लगा। उन लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, रंग बिरंगे बाल, हाथों में डंडे लिए बड़ी शान से अंदर आ रहे थे। वो लोग सीधे कैश काउंटर पर पहुंचे और जबरदस्ती पैसे ऐंठ लिए, या यूं कहो वो हफ्ता वसूली करने आए थे। तभी उनमें से 2 गुंडे सीधे मानव के पास पहुंचे और उसके कंधे पकड़कर पीछे खींच लिया।
अरे ये तो वही है, पुलिस स्टेशन वाला। अरे भाइयों इधर आओ, जिसे ढूंढ रहे थे वो तो खुद ही मिल गया। ये सुनकर अब पूरा गैंग उनकी टेबल के पास आ धमका। कुछ गुंडों ने सीमा और माही की ओर बढ़कर हाथ लगाने की कोशिश की। तभी वेद धीरे से उठा और उसने एक गुंडे का हाथ पकड़ लिया। तभी मानव ने वेद से कहा, इन लोगों की पुलिस में पहचान है, यहां मारेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सुनकर वेद ने गुंडों की तरफ गौर से देखा और फिर माही से पूछा, ये वही थे जिन्होंने तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में परेशान किया? माही ने तुरंत हाँ में सर हिलाया तो वेद के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभर आई। उसने मृदुल और विनय की तरफ ऐसे देखा जैसे बलि देने वाला बलि के बकरे को देखता है। अरे वहां क्या देख रहे हो, जल्दी आओ यार, इनसे निपटने का टाइम है, कम ऑन बडीज। गुंडों को लगा कि विनय और मृदुल उनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो तुरंत पलटकर उन्हें घूरने लगे। विनय और मृदुल की तो हालत पतली हो गई। विनय ने तुरंत रितेश को कॉल किया। वहीं मृदुल घबराते हुए बोला, हम इन लोगों को नहीं जानते, ये नाटक कर रहा है। असल में विनय और मृदुल ने जानबूझकर रितेश के कहने पर आरके इंडस्ट्रीज की इंसल्ट की थी और बदले में रितेश उन्हें इसी कैफे में आकर पैसे देने वाला था। गुंडे उनकी तरफ बढ़े तो विनय घबरा कर बोला, नहीं मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम एक ग्रुप के भी नहीं है। अरे यार ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई? वेद ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने सामने खड़े एक बदमाश का हाथ कसकर पकड़ा और मानव की ओर मुड़कर पूछा, बस यही वो लोग हैं जिन्होंने कल रात पुलिस स्टेशन में तुम लोगों को परेशान किया था, या फिर और भी थे? मानव ने सिर हिलाया, हाँ वही है, लेकिन कल ये सिर्फ 2 थे, आज बहुत सारे हैं। छोड़ो वेद, चलो यहां से निकलते हैं, इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वेद हल्का हंसते हुए बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे वेद डर कर भागे। याद रखो, चाहे जो भी हो, तुम लोग इस लड़ाई में मत पड़ना। जाओ जाकर शॉपिंग कर लो और सीधा होटल लौट जाना, कल सुबह की फ्लाइट है। मैं वापस आ गया तो साथ चलूंगा, वरना अकेले आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक गुंडे को लात मारकर उड़ाया और सीमा के हाथ पकड़कर बोला, जाओ तुम लोग निकलो। मानव घबरा गया, वेद तुम करना क्या चाहते हो? वेद हंस पड़ा, कुछ नहीं, बस कल रात के पुलिस के साथ एक छोटा सा खेल खेलने वाला हूं और उसके लिए इन गुंडों की जरूरत पड़ेगी। बस फिर क्या था, वेद ने उन गुंडों की धुनाई शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद कांच टूटने की आवाज के साथ कुछ गुंडे धड़ाम से बाहर गिरे और जमीन पर दर्द से लौटने लगे। बाकी के लोग भी डर कर रेस्टोरेंट से पीछे हटने लगे। उसी वक्त बाहर विनय और मृदुल अस्त व्यस्त हालत में खड़े थे और उनके साथ था जो विनय को पैसे देने आया था, लेकिन गुंडों की चपेट में आ गया। गुंडों ने उसकी हालत ऐसी कर दी थी जैसे सड़क का कोई भिखारी हो। उसके बाल बिखरे, कपड़े फटे, होंठ सूजे हुए थे। वो पीछे हटते हुए बड़बड़ा रहा था, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरी दुश्मन पार्टी है भाई, मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? दूसरी तरफ रुबीना को गुंडों ने घेर रखा था और बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। वो डर के मारे रोने लगी। इसी बीच बाहर से वही छोटे बालों वाला आदमी निरान अपने और आदमियों के साथ आ धमका। उसने डंडा उठाया और उन गुंडों पर बरसना शुरू कर दिया जो रुबीना और रमेश पर हमला कर रहे थे। कई गुंडे उसके डर से भाग निकले। रमेश ने राहत की सांस ली और अपने कपड़े ठीक करने लगा। थैंक यू सो मच, तुम टाइम पर आ गए। तभी गुस्से से भरे रमेश ने निरान से कहा, भाई ये सब उस आरके इंडस्ट्रीज वालों ने किया है, उनको छोड़ना मत, खासकर वो वेद, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। निरान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजर सामने जमी थी। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ निरान भाई? ये पूछते हुए वो भी आगे देखने लगा तो जहां अभी कुछ देर पहले वेद और उसके साथियों को घेरने वाले गुंडे थे, वे सब गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। ये क्या हुआ? इसने इतने लोगों को पीट दिया और वो भी एक साथ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।